इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 के लिए। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.1 टू 1.7 का सॉल्यूशन देखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन के साथ जितने भी बेसिक फंडे हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा वो मैं सिखा पाऊँ आपको। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस। तो देखो हमें करना क्या है, जो भी इंफॉर्मेशंस गिवन है वो साथ साथ लिखते चलेंगे आप, है ना। तो टू स्फीयर्स ऑफ चार्जेस, द चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर इज 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और जो सेकंड चार्ज है इट इज़ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, दिस ऑल्सो -7 कूलम। ठीक है ना। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, मतलब जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू चार्जेस, सपोज दिस वन इज फर्स्ट चार्ज एंड दिस वन इज सेकंड चार्ज, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के लिए लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। वी हैव Q1 Q2 एंड आर। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तुम्हें। अब के की वैल्यू, अब एक साथ में एक चीज़ लिखा हुआ है, प्लेस्ड इन एयर। एयर मतलब के की वैल्यू क्या लिख देते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ लिख सकते। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, ये पता है आपको। व्हाट इज चार्ज Q1 इज 2 इंटू 10⁻⁷ एंड Q2 इज, तो देखो यहाँ पे इसको भी लिख देंगे हम लोग, इसका यूनिट क्या है, कूलम लिखा हुआ है हमने, इंटू 2 इंटू द सेकेंड चार्ज इज 3 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते, डिवाइडेड बाय। अब देखो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हो आप, तो क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर कर सकते। तो फाइनली देखेंगे यूनिट की अगर बात करें हम लोग, तो यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन आना चाहिए। कूलम कूलम कूलम, ये मतलब एग्जाम में करने की ज़रूरत है, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या आ सकता है, मीटर स्क्वायर। तो फाइनली ये न्यूटन में आएगा आंसर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ है, बट आप नहीं करोगे। 6 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। ठीक है। अब देखो दोनों क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, मतलब ये एक दूसरे को रिपल कर रहे होगे। अगर नेचर की भी बात करनी है तो आप क्या लिख देंगे, रिपल्सिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.2 देखते हैं। ठीक है, 1.2 में क्या है, देखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम इज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। इन एयर मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ आप के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो Q1 Q2 एंड फोर्स के वन है, आर कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, अभी तुरंत पढ़ा है आपने। तो आप F को लिख सकते, के मैं सीधा लिख सकता हूँ बिकॉज इन एयर है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो आप यहाँ से R लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, रूट के Q1 Q2 अपॉन F। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, माइक्रोकूलम है तो यहाँ से इसको कूलम में कन्वर्ट करना है, तो आप इंटू 10⁻⁻6 पे जाएंगे। अगेन सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, लिख सकते। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर से मत करिएगा, मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है, शायद क्या पक्का ही नहीं है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा कैलकुलेशन मतलब ईजी आता है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो सेकेंड लास्ट स्टेप में ऐसा दिख रहा होगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वेयर। ठीक है। तो फाइनली विल गेट 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगर आंसर ऐसा यूनिट में अगर ऐसा लिखना है तो ये तो लिख दिया हमने, मे बी कि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता, ठीक है, और मे बी सेंटीमीटर में लिखा होता तो आप सीधे लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, मतलब ये आप 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन का। पार्ट बी भी पूछा गया आपसे कुछ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या था,
F 0.2 जो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन था आपके पास कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज दिस वन, ठीक है। मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे जाता हूँ। सपोज Q1 Q2 एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था। बट यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में गिवन था दैट वाज F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड वन, और जो अभी सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करने को कह रहा है कि फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज़ करेंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। तो आप F12 को माइनस F फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन लिख सकते। इट मीन्स कि वी कैन राइट मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स, ठीक है। और यही क्या है 0.2 न्यूटन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो सेकंड के लिए भी यही आंसर लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.3 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा अलग सा है, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चेक द रेशियो के ई स्क्वेयर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। अब ये डायमेंशनलेस है, ये चेक करना है। व्हाट इज के, वही जो कूलम्स लॉ में आप लिखते हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एंड दिस जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, अगर इसका यूनिट लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा। के लिए आपको बताया हुआ है, पहले क्वेश्चन में आपने देखा न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, ठीक है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मतलब ये कूलम स्क्वेयर अगेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये न्यूटन्स फार्मूला जो ग्रेविटेशन के लिए लिखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। सर अब क्या होगा, वहाँ पे मासेस के लिए फोर्स लिखते हो आप, तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर के जी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन के जी, मास ऑफ प्रोटॉन अगेन के जी लिख सकते। अब अगर आप देखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, के जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो अब ये क्या आया, दिस इज यूनिटलेस ना, इट हैज़ नो यूनिट, इट मीन्स कि ये डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट आपके समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या पूछ रहा है कि भाई लुक अप एट टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। मतलब आपसे कह रहा है के की वैल्यू लिख दो भाई, जी की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ई सब कुछ लिख दो और इसकी वैल्यू निकालो। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको करोगे, ठीक है। कोशिश करना कैलकुलेटर यूज़ ना करो, ठीक है ना। तो जब आप इसको करोगे कैलकुलेट तो 2.4 इंटू 10⁻39 आएगा। ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। ये सारे वैल्यूज़ के पता है, जी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन, ये सब पता है आपको, ठीक है। अब इस पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। What does the ratio signify? ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, है ना। इसको आप ऐसा देखो कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन, ठीक है ना। और इन दोनों के लिए जो डिस्टेंस हमने लिखा हुआ है, हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज इट इज़ r, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ तो चार्ज चाहिए, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -e, प्रोटॉन पे +e। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूँगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मास ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लिखने की बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 मतलब E इंटू ई मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग, तो के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। और अगर यहीं से मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स की बात करता हूँ दैट वुड बी लाइक Fg इक्वल्स टू जी m1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकते। अब जब आप Fe इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स करोगे यू विल गेट के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या होगा, वही मिल गया जो लिखा था, ठीक है ना, के ई स्क्वेयर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये वही रेशियो है। तो मतलब ये रेशियो क्या शो करता है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। और जब दोनों फोर्सेस के लिए डिस्टेंस हमने कॉमन रखा हुआ है
ठीक है। तो इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, मेरे ख्याल से आपके समझ आया हुआ है, ठीक है ना। और अगर देखें तो जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से पता लग रहा है वी 2.4 इंटू 10⁻³ बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पे आएगा ये बहुत ज़्यादा हो गया, मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गया। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 1.4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.4, अब इसमें देखिए कि क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। तो मैं इसमें आपको समझाता हूँ, आप उसके बाद अपने तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो क्वांटाइज्ड होने का मतलब देखना, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन काम आ जाएगा। तो सपोज वी हैव टू डिफरेंट बॉडीज, बॉडी ए एंड बी, ठीक है, दोनों ही न्यूट्रल है। तो कोई भी बॉडी वो एटम से बना होगा, तो जितने भी एटम्स अगर सम करेंगे आप, तो आपने ऐसा सुना है नहीं, Z इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर न्यूट्रल बॉडी है तो अगर मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि फर्स्ट केस के लिए मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सपोज फॉर द फर्स्ट बॉडी सपोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 80, तो आपके पास कितने चार्जेस, नेगेटिव -80, और तो 80 एग्जैक्टली इतना ही प्रोटॉन्स भी होने चाहिए, तो प्लस 80E, तो कितना चार्ज आएगा, 0, लिख सकते। सिमिलरली ऑन सेकेंड बॉडी सपोज वी हैव 90 इलेक्ट्रॉन्स, तो एग्जैक्टली इतने ही प्रोटॉन्स भी होने चाहिए, तो प्लस 90, नेट कितना आ गया चार्ज, 0। अब बाय एनी मीन्स कुछ भी बाय रबिंग और द अलग कुछ भी मेथड यूज़ करके हमने यहाँ से क्या किया, चार्ज किया इसको। तो चार्जिंग के प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ से फ्रॉम ए टू बी 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के बाद की पोजीशन क्या होगी कि भाई जो 10E था अब वो 70E बचेगा। वाई, बिकॉज 10 हैज़ बिन ट्रांसफर टू बी, ठीक है ना, 10 को हमने बी पे ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है, ठीक है। तो -70 प्लस प्रोटॉन एज यूजुअल जैसा रहना था वो एज इट इज़ है 80E लिख सकते, कितना हो जाएगा, +10E, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दिख रहा है फॉर द सेकेंड। अब 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, नाउ इट हैज़ 100 इलेक्ट्रॉन्स ना, प्लस प्रोटॉन्स उतने ही होंगे, तो 90 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तक समझ है। अब ये कितना आएगा, -10E। अब ये दोनों बॉडी चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो ये चार्जिंग का जो प्रोसेस हुआ उसका की क्या है, की क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, या 1/4, कुछ भी जब भी ट्रांसफ़र होगा वो पूरा इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 5 7 हज़ार 10 हज़ार ऐसा लिख सकते, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो जो चार्जेस आने हैं वो n इंटू ये होगा, फिर n इज़ +-1 2 3 कुछ भी लिख सकते आप, या फिर आप ऐसा लिख दो, तो n क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, इट इज़ 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। तो यही इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड होना। नहीं, क्वांटाइजेशन का मतलब समझ आ रहा है ना। अगर आप ऐसा सोच लो कि भाई अगर करेंसी के नाम पे सिर्फ 1000 का नोट होता, तो किसी के पास भी जो अमाउंट होता वो 5000 10,000 50,000 लाख करोड़ ऐसा हो सकता है। किसी के पास 1,500 रुपये नहीं हो सकते ना, 1100 नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे जो टोटल अमाउंट है दैट इज़ द मल्टीपल, जो लिख सकते कि भाई क्वांटाइज्ड है, और वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 1000 ना, और n 1 2 3, तो ये इसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड होना, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आ रहा है, देख लीजिए इसको। हाँ, इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। अगर लार्ज स्केल चार्ज की बात करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लो कि भाई मैं अगर सिर्फ कहता हूँ कि भाई 2 कूलम चार्ज ले लो, ठीक है, तो 2 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो भाई 2 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बिकॉज वी हैव Q इज इक्वल टू n इंटू ई। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर 2 है, ये मैंने ऐसा लिख दिया, अगर हमारे पास 2 कूलम है तो 2 कूलम चार्ज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, n इंटू n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो n कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका जब आंसर देखो ये अबाउट कितना आएगा, 2 इंटू
6.25 इंटू 10⁻18। तो ऐसे केसेस में जब बहुत लार्ज स्केल पे बात करें देन इस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग 1.5 पे जाते हैं, ये समझ आ गया सबको। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1.5। अब इसमें देखिए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था ना, वहीं से देखेंगे। अ सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल है, वही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि भी किसी भी तरीके से अगर आप चार्ज करते हो किसी बॉडी को, यहाँ पे दो बॉडी के पेयर को बना के, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो फर्स्ट बॉडी से अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे +10 ही हो जाएगा, और दूसरी जगह पे जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो गया वहाँ -10 ही होगा। लिख सकते, तो कुल मिलाकर के चार्जेस क्या है, कंजर्व है। ठीक है ना, तो आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके लिख लोगे। यहाँ तक समझ आ रहा है? मतलब जो लास्ट क्वेश्चन जो 1.4 में एक्सप्लेनेशन था उसके हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं 1.6। अब ये एक न्यूमेरिकल टाइप है ना। 1.6 में क्या है देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई व्हेन 4 पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस के पहले हम लोग इसका वो बना लें, देखना ये स्क्वेयर। ठीक है, अब इस स्क्वेयर के कॉर्नर्स पे पॉइंट चार्जेस हैं। फर्स्ट इज QA, ठीक है ना, फर्स्ट इज QA। द मैग्नीट्यूड ऑफ QA इज 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, सेकेंड इज QB एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज as given in the question is -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, थर्ड वन इज C and the charge at point C is 2 microcoulomb, and finally we have QD at this corner and the magnitude of this charge is -5 microcoulomb। ठीक है, ABCD ऐसा। ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज है, एक थर्ड पॉइंट चार्ज है विच इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर, which is placed at the center and the magnitude of that charge is 1 microcoulomb. It is 1 microcoulomb. ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द फोर्स ऑन दिस 1 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, तो देखो इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि भाई इसको आप एक्स एक्सिस लिख दो, लिख सकते, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन ये दिखेगा आपको नहीं, बिकॉज डायगोनल्स जो स्क्वायर में लिखते हैं वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसको y लिख दो। अब एक्स वाई ये तो आपने लॉज ऑफ मोशन के पहले वेक्टर के साथ भी पढ़ा हुआ है कि ये एक दूसरे को इंडिपेंडेंट दिखा सकते हैं आप, है ना। तो हम लोग पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं, देन वाई एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है ना, तो एज फार एज द एक्स एक्सिस इज कंसर्न आपको क्या दिखेगा, देयर विल बी 2 डिफरेंट फोर्सेस ऑन दिस 1 माइक्रोकूलम चार्ज। फर्स्ट वन इज फोर्स ड्यू टू QB। अब QB -5 माइक्रोकूलम है, तो सपोज दिस फोर्स इज F1, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड इसकी वजह से आ जाएगा, किसकी वजह से, QD, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो -5 माइक्रोकूलम ना। तो यहाँ से फोर्स कितना आएगा, अगेन F1 लिख सकते। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, जो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा इट वुड बी 0। 2 इक्वल एंड अपोजिट था बिकॉज ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल थे, चार्ज का पेयर तो इक्वल दिख ही रहा है। नाउ मूव ऑन टू एक्स एक्सिस। अब इस एक्स पे अगर बात करेंगे तो देखो ये F2 लिख सकते, दिस इज द फोर्स ऑन दिस 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू QA। तो एग्जैक्टली सेम फोर्स बट इन ओपोजिट डायरेक्शन, इनफैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली यही वैल्यू लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे भी कितना है, 2 माइक्रोकूलम ही है। ठीक है ना, तो देखो ये डिस्टेंस इक्वल था, चार्जेस दोनों तरफ इक्वल थे, इसलिए दोनों फोर्सेस हमने एक जैसे लिखे। तो एज फार एज वाई एक्सिस इज कंसर्न फोर्स जो होगा नेट अगेन 0 हो जाएगा। तो एक्स पे भी नेट फोर्स 0 है, वाई पे भी 0 है, तो कुल मिलाकर के क्या लिख सकते हैं आप, नेट फोर्स कितना आएगा, 0। दिस इज द आंसर, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आए। अब क्वेश्चन नंबर 1.7 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेते हैं, है ना। यहाँ तक समझ आए। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी फंडामेंटल्स है वो भी डिस्कस करता जाऊँ, आप इसको देखिएगा, समझ आ रहा है आप इसको लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब भी करिए, हो सके तो शेयर भी करिएगा। मैं साथ साथ वो सारे चैप्टर्स की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कर लूँ, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस कर्व, बिल्कुल ठीक है कि भाई
ये कुछ ऐसा है, कॉन्टीन्यूस कर्व दिखा दिया हमने, ठीक है, कॉन्टीन्यूस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, ठीक है ना, वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक ना। एक्चुअली ये जो फील्ड लाइन्स है ये फील्ड शो करता है, और बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है या कोई भी चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड है, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे उसकी वजह से फील्ड रिड्यूस होता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बट ऑल ऑफ द सडन वो ज़ीरो नहीं हो जाना, ठीक है, एकदम से ब्रेक कर गया ऑल ऑफ द सडन, अगर मान लो यहाँ पे फील्ड ऐसा ब्रेक हो गया, इट मीन्स कि इसका कहने का मतलब ये कि भाई यहीं तक फील्ड था, फील्ड नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि किसी भी चार्ज के लिए, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देखेंगे तो फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होगा और जा कर के इन्फिनिटी पे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस वो ज़ीरो होगा। तो ये बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि भाई अगर हम कुछ कंडक्टर रख देते हैं, ठीक है, तो उसमें आप फील्ड लाइंस ऐसा दिखाते हो, अभी शायद इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा कि भाई यहाँ पे ऐसा दिखाते हो आप, फिर ये ऐसा दिखाते हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट इशू है कि भाई कंडक्टर के अंदर इंडक्शन की वजह से, ठीक है ना, नेट फील्ड ज़ीरो हो जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बट ये जो लाइन था एक्सटर्नल लाइंस वो तो कॉन्टीन्यूस था ही था, ये ब्रेकेज यहाँ पे नेट फील्ड ज़ीरो होने की वजह से हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, पार्ट ए, ठीक है। पार्ट बी क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट अगर देखते मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दो कर्व्स हैं हमारे पास और वो क्यों एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, देखना, एक फील्ड लाइन ऐसा दिखा है, ठीक है, और दूसरा मैंने ऐसा दिखा दिया सपोज, ठीक है, तो इससे क्या होगा देखिएगा, ये मत कह रहे कि भाई कैसे आपने बंद कर, मतलब ये अगर देखेंगे तो ये इनफाइनाइट तक ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डेफिनेशन देखोगे इंटेंसिटी का, इट इज़ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, ऐसा पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें तो जो नेट फोर्स आएगा उन सब के रिजल्टेंट की तरफ आएगा। बट अगर ऐसा फील्ड एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स कि वी हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर द फोर्सेस फॉर द फील्ड, एक इधर दिख जाएगा दूसरा इधर दिखेगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई ऐसा नहीं लिख सकते कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल समझ आया हुआ है, आप इसको देखिएगा और ये अगर हो सकता है तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलग अलग मैं जो टेस्ट पेपर्स हैं वो भी अपलोड करूँगा, आप चाहें तो वेबसाइट पे जा सकते www.easylecture.com पे आइएगा आप, ठीक है, वहाँ पे डाउट्स के लिए भी कॉर्नर्स और वो सारी चीज़ें आनी, ठीक है। अभी जो थ्योरी के लिए भी है ना, जो बोर्ड के लिए जेईई मेंस या नीट के लिए करते हैं वो भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए